हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टॉपिक का नाम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि एक स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एरे क्या होते हैं। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि व्हाट इज़ एरे? व्हाट इज़ एरे? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप ना, मतलब एक ही टाइप के अगर एलिमेंट्स की कुछ कलेक्शन को लिया जाए और सभी का नाम हम सेम रखें, उनकी इंडेक्स वैल्यूज को डिफरेंट रखें तो हमें एरे मिल जाता है। स्टूडेंट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का भी सेम ही केस है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का भी सेम ही केस है। यहाँ पे क्या है, अगर हमें एक ही क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को रखा जाए, सभी ऑब्जेक्ट्स का नाम सेम रखा जाए और उनकी इंडेक्स वैल्यूज को डिफरेंट रखा जाए तो हमें यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम एरे बोलते हैं जिन सभी का नाम सेम हो, उनकी इंडेक्स वैल्यूज डिफरेंट हो। ऐसे ही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के केस में आपके एक ही क्लास के सारे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जिसमें सभी ऑब्जेक्ट्स का नाम सेम हो लेकिन उनकी इंडेक्स वैल्यूज डिफरेंट हो। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स is the collection of objects of the same class that share the same name but different index values। तो स्टूडेंट्स, मैंने वही बात कही है कि आपके एक ही क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों, उनकी कलेक्शन को हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स तभी बोल सकते हैं जब सभी का नाम सेम रखा जाए और उनकी इंडेक्स वैल्यू को डिफरेंट रखा जाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने नीचे एक सिंटेक्स लिया है, एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा है स्टूडेंट स्पेस ST और मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 5। तो इसका मतलब यहाँ पे ST जो है एक एरे हो गया जिसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और हर एक ऑब्जेक्ट का जो डाटा टाइप है वो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ST इज़ एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट टाइप, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो क्लास जो है आपकी एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप तो है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप ही है जो कि क्लास है। तो स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, ये सारे हमारे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। तो डाटा टाइप का जैसे हम एरे बनाते हैं, हम वहाँ पे लिखते हैं इंट, लिखते हैं ना, इंट स्पेस A फिर साइज देते हैं, वैसे हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट स्पेस ST और स्क्वायर ब्रैकेट मैंने 5 लिख दिया। सेम अगर देखा जाए तो स्टूडेंट की जगह मैं इंट रख देता हूँ, ST की जगह मैं A रख देता हूँ और 5 रख देता हूँ। तो वैसा ही उसी का सेम ही उसी फॉर्मेट में तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेयर ST इज़ एन एरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पे आपका जो ST है एक एरे है 5 ऑब्जेक्ट्स का और हर एक ऑब्जेक्ट आपका स्टूडेंट क्लास का है यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स, कैसे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, एक प्रोग्राम हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। मैंने लिखा है #include iostream.h, फिर मैंने लिखा है #include conio.h, फिर मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है मैंने स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, ओपन कर्ली ब्रेसेस की बॉडी को स्टार्ट किया है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया मैंने और उसमें मैंने रोल नंबर और नेम जो डाटा मेंबर्स लिए हैं, फिर पब्लिक फंक्शन, पब्लिक मेंबर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया है हमने, सॉरी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का रिटर्न टाइप हमने क्या लिया, वॉइड। इसमें मैंने लिखा है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स में मैंने लिखा है एंटर रोल नंबर एंड नेम, डबल कोट्स को क्लोज कर दिया। इंसर्शन ऑपरेटर एंडल, एंडल इज़ ए मैनिपुलेटर, आपके आउटपुट मैनिपुलेशंस के लिए हम एंडल का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। फिर सीन में मैंने रोल नंबर और नेम की वैल्यू को एक्सेप्ट करवा लिया। सिंपल जैसा आज तक हम करते आए हैं वैसा ही मैंने किया, सिंपली कुछ अलग नहीं किया। वॉइड डिस्प्ले दूसरा मेंबर फंक्शन लिया है और इसमें मैंने रोल नंबर और नेम दोनों की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। सिंपली फंक्शन को हमने क्लोज किया है और लास्ट में मैंने क्लास को क्लोज कर दिया, सेमीकोलन से मैंने इसको टर्मिनेट भी कर दिया साथ के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इतना किया है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में स्टूडेंट्स मैंने ओपन कर्ली ब्रेसेस की बॉडी को डिफाइन करने के लिए स्टार्ट किया है। फिर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के लिए एक एरे बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है स्टूड और उसका साइज मैंने दिया 3, मतलब इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स आपके आ सकते हैं। हम कह सकते हैं स्टूड यहाँ पे एक एरे है और 3 ऑब्जेक्ट्स का एरे है और हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का होगा। फिर इंट आई स्टूडेंट्स हम काउंटर वेरिएबल लेते हैं जनरली
क्योंकि एरे की बात हो रही है तो एरेज में वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करवाने के लिए मुझे एक वेरिएबल तो चाहिए, वो मैंने आई ले लिया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिया स्टूडेंट, उसके बाद मैंने CLR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और फिर मैंने लिखा है स्टूडेंट्स फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 3 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। स्टूडेंट्स जैसा कि मुझे पता है कि पहले ऑब्जेक्ट की इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट की इंडेक्स वैल्यू 1 होगी और तीसरे ऑब्जेक्ट की इंडेक्स वैल्यू 2 होगी। तो 3 साइज है तो लास्ट ऑब्जेक्ट की इंडेक्स वैल्यू 2 होगी, इसलिए मैंने लेस देन 3 लिखा है यहाँ पे, मतलब 0 1 2 3 बार ये लूप चलेगा और तीनों बार मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। मैंने लिखा स्टूड स्क्वायर ब्रैकेट में आई डॉट एक्सेप्ट। तो पहला जो एरे एलिमेंट है जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है उसके साथ मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। इसी तरीके से दूसरे जो इंडेक्स वैल्यू 1 है उसके साथ मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। फिर तीसरा जो इंडेक्स वैल्यू 2 है उसके साथ भी मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। इस तरीके से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के तीनों स्टूडेंट्स की मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैंने उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है तो मैंने वही लूप लगाया दोबारा। मैंने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 3 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, और यहाँ पे सी आउट के साथ मैंने इंसर्शन ऑपरेटर और फिर मैंने ये डॉट डॉट लगाया है, एंड लगाया। ये सिंपली स्टूडेंट मैंने इसलिए लगाया है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, हर एक रिकॉर्ड को अलग रखने के लिए। फिर स्टूड आई डॉट डिस्प्ले, तो इसमें हर इंडेक्स वाइज हर एक वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। लास्ट में स्टूडेंट गेट ch मैंने लिखा है यूज़र के लिए वेट करने के लिए कि वो कोई की प्रेस करे, और फिर मैंने मेन फंक्शन के लिए कर्ली ब्रेस को क्लोज कर लिया। स्टूडेंट्स आपने इस प्रोग्राम को राइट भी करना है, कंपाइल भी करना है और एग्जीक्यूट करके भी देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम एरे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गूमेंट किसी भी फंक्शन में पास कर सकते हैं? तो यस, हम एक ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गूमेंट किसी फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो यही थी कि क्या हम एक क्लास ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गूमेंट फंक्शन में पास कर सकते हैं? यस। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमें और भी ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड iostream.h, मैंने पहली हेडर फाइल को इंक्लूड किया। फिर मैंने लिखा है हैश इंक्लूड conio.h, मैंने यहाँ पे दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। फिर मैंने लिखा है क्लास ऐड नाम से मैंने क्लास को बना दिया। फिर क्लास की बॉडी को स्टार्ट किया ओपन कर्ली ब्रेस के साथ, और इसमें मैंने ए और बी दो पब्लिक मेंबर लिए हैं, ठीक है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया इंट ए कोमा बी, तो दो डाटा मेंबर्स हैं मेरे पास, ए और बी दोनों ही पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं। क्लोज कर्ली ब्रेस मैंने लगाया है और फिर सेमीकोलन के साथ मैंने क्लास को टर्मिनेट कर दिया। अब स्टूडेंट मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये कोई मेंबर फंक्शन नहीं है। मेंबर फंक्शन जब होता है तो स्टूडेंट किसी भी मेंबर फंक्शन को जब हम क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास का कोई भी मेंबर फंक्शन नहीं है। यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि अलग से एक फंक्शन है, उसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा है वॉइड डिस्प्ले, लेकिन ये जो मैंने अलग से फंक्शन बनाया है एक नॉन मेंबर फंक्शन बनाया है, और इस नॉन मेंबर फंक्शन में मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। मैंने लिखा है ऐड। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या हम एक ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंटिक फंक्शन में पास कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले मैंने एक नॉन मेंबर फंक्शन लिया है और उस फंक्शन में मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं ए और बी दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही पब्लिक मेंबर्स हैं तो मैं इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों ए और बी को यहाँ पे एक्सेस ही किया है। तो मैंने लिखा ऐड डॉट ए इज इक्वल टू 10 और ए डी डॉट बी इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से मैंने ए और बी दोनों की वैल्यू को एक्सेस कर दिया और दोनों पब्लिक भी थे इसीलिए। तो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने दोनों की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, फिर उनमें मैंने वैल्यू एंटर करवा दी और लास्ट में सी आउट में मैंने उन दोनों वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। मैंने लिखा सम इज़ ए डी डॉट ए प्लस ए डी डॉट बी। तो दोनों की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और उस वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को क्लोज कर लिया। यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया था और उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, स्क्रीन को क्लियर किया। हाँ, सिंपली मैंने ऐड क्लास थी जो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स, और फिर मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया डिस्प्ले और उसके अंदर मैंने उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कोई डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मैं किसी मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि मेन मेंबर फंक्शन कोई था ही नहीं क्लास में। तो जो डिस्प्ले है वो एक नॉन मेंबर फंक्शन था,
और नॉन मेंबर फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल करते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली कॉल किया है। लेकिन क्योंकि मेंबर फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को पास किया था, इसलिए मैंने ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को पास किया है। तो सिंपली इस एग्जांपल में ये स्टूडेंट आपको 30 डिस्प्ले कर देगा, ये दिखाएगा सम इज़ 30, क्योंकि 10 और 20 वैल्यू थी ना, उन दोनों को ऐड कर देगा तो 30 आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद, रन करने के बाद, वो आएगी सम इज़ 30। लेकिन मेरा मकसद था कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, वो मुझे दिखाना था। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगला जो मेरे पास टॉपिक है वो ये है कि क्या हम एक ऑब्जेक्ट को एज ए रिटर्न टाइप भी ले सकते हैं। यस, क्योंकि जनरली हम फंक्शंस में कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, हम वर्ड लिखते हैं, इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट को भी किसी फंक्शन से रिटर्न करवाया जा सकता है। तो यस, वो कैसे, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, मैंने लिखा है IOStream.h, फिर मैंने क्लास बनाई है ऐड नाम से, और इसके अंदर मैंने 3 पब्लिक डाटा मेंबर्स लिए हैं, A, B और C, 3 पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं, क्लोज कर्ली ब्रेस सेमीकोलन। यहाँ पे कोई मेंबर फंक्शन नहीं लिया, तीनों डाटा मेंबर्स लिए हैं। अब स्टूडेंट मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ डिस्प्ले, एक नॉन मेंबर फंक्शन है, क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। क्लास का मेंबर फंक्शन होता है तो क्लास के अंदर हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता, और बाहर डिफाइन करने के लिए हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता। जबकि यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन है वो एक नॉन मेंबर फंक्शन है, क्लास का खुद का फंक्शन नहीं है, एक अलग से फंक्शन है। और इस डिस्प्ले फंक्शन में मैंने 2 आर्गूमेंट पास कर रखे हैं, एक्स और वाई, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। लेकिन इसका रिटर्न टाइप जहाँ पे हम वॉइड इंट वगैरह लिखते हैं, वहाँ पे मैंने लिखा ऐड। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड लिखा है। तो अब स्टूडेंट्स मैंने इसके अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ऐड AD, और इसके थ्रू मैंने A और B की वैल्यूज़ को जो भी मैं X और वैल्यू में वैल्यू एंटर करवाऊंगा, X और Y की वैल्यू आएगी कहाँ से स्टूडेंट्स, जब मेन फंक्शन के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो X और Y की वैल्यू में जो पास करूँगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी इंटरनली जो क्लास के डाटा मेंबर्स हैं A और B, उनमें पास हो जाएगी, और C के अंदर उन दोनों का सम भी हो जाएगा A और B की वैल्यू का। और लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे ऐड यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे ऐड यूज़ किया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने यहाँ लास्ट में रिटर्न AD लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना मैंने किया है। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या किया स्टूडेंट, मैंने ऐड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि आपका जो फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि ऑब्जेक्ट टाइप की होगी, और ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल चाहिए, इसलिए मैंने ऐड I लिखा है, और मैंने लिखा नीचे I इज इक्वल टू डिस्प्ले 10,15। तो 10 और 15 की वैल्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो X और Y के अंदर चली जाएगी, X और Y में, और जो कि इंटरनली आपकी A और B में भी चली जाएगी, C में उनका सम हो जाएगा, और लास्ट में हमने रिटर्न करवाया है तो वो ऑब्जेक्ट में रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ लिखा है मैंने I इज इक्वल टू डिस्प्ले 10,15, तो 25 आ गया, तो नीचे वो डिस्प्ले कर देगा सम इज 25, नीचे मैंने I.C लिखा है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने C की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आज का वीडियो, होपफुली कि आपको अच्छा लगा हो। प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके आपने देखना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।